हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस साल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 2025 प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है 13 जनवरी से। और पहला शाही स्नान बोलो या अमृत स्नान बोलो, वो भी मकर संक्रांति के दिन हो चुका है। आप लोगों के मन में भी एक बार तो ज़रूर आ रहा होगा कि हमें भी शाही स्नान करने जाना चाहिए या प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहिए, या फिर जो भी सनातनी है उनके दिमाग में भी ज़रूर आ रहा होगा कि एक बार तो ज़रूर प्रयागराज जाया जाए। बट सबके मन में ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे होंगे, कुछ प्रश्न ज़रूर आ रहे होंगे कि पहली बात तो वहाँ प्रयागराज पहुँचा कैसे जाए। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है, किस किस दिन शाही स्नान होने वाले हैं, वहाँ गवर्नमेंट ने क्या प्रोटोकॉल रखी हुई है कॉमन लोगों के लिए, वहाँ कितनी भीड़ आने वाली है, कितने दिन तक ये चलने वाला है, इसका इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो रखा है, इतना क्यों महत्व है हमारी ज़िंदगी में या किसी सनातनी की ज़िंदगी में। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे। मैं पवन वैष्णव आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लगे पूरा प्रयागराज को कवर करने के लिए। प्रयागराज जो महाकुंभ चल रहा है उसको कवर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए, वहां पहुंच के आपको रहने खाने की क्या क्या व्यवस्था होने वाली है, वहां आपको किस किस दिन शाही स्नान देखने को मिलेगा, वहां के लिए आपके लिए क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, आपको साधु संतों के साथ नहाने दिया जाएगा या नहीं नहाने दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपको महाकुंभ में जाना है तो कैसे जाना है, या फिर आपके फैमिली में से कोई जा रहा है तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कुंभ का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करी हुई है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, पूरी स्टोरी सुनाने नहीं बैठ जाऊँगा, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देना चाहता हूँ। इस साल का जो महाकुंभ हो रहा है ये योग 144 साल में 144 ईयर्स में एक बार ऐसा योग आता है। जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल में एक बार होता है, और ये जो महाकुंभ है 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद जो कुंभ होता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। ये योग 144 साल में एक बार बनता है, इसीलिए हर सनातनी की लाइफ में इस महाकुंभ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी जा सकते हैं उसको इस महाकुंभ में एक बार तो ज़रूर जाके आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है। पहुँचने के लिए यहाँ पे अगर इतनी भीड़ आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 5 करोड़ के आसपास लोग इसमें स्नान करने वाले हैं, तो वहाँ पे पहुँचने की क्या व्यवस्था रहने वाली है, वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की हर मेजर सिटी से गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रयागराज के लिए ट्रेन संचालित करी है। लगभग 13,000 नई ट्रेनों का संचालन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है प्रयागराज के लिए। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे 3 स्टेशन लगभग सेम नाम के आपको मिल जाएंगे। एक प्रयागराज संगम, प्रयागराज जंक्शन और एक प्रयाग जंक्शन। ऐसे 3 सेम नाम के आपको वहाँ पे स्टेशन मिल जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रेन जिस भी स्टेशन तक पहुँचेगी वहाँ तक आपको चले जाना है, क्योंकि लगभग वहाँ के हर स्टेशन से जो संगम की दूरी है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर पड़ेगी, और जो प्रयागराज संगम स्टेशन है वो वहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। बट जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन वो स्टेशन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोगों को काबू में नहीं किया जा सकता, तो वो स्टेशन ही बंद कर दिया जाता है, वहाँ ट्रेनों का संचालन बिल्कुल रोक दिया जाता है। और इन ट्रेन्स की जो बुकिंग है आप वो ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं। जैसे आपकी कंफर्मेशन हो जाए तो आप निकल जाइए प्रयागराज के लिए, और वहाँ किसी भी स्टेशन पे आपको पहुँच जाना है। वहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर तो आपको रिक्शा मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा। बट उसके बाद आपको 3 से 4 किलोमीटर लगभग आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है वहाँ पे अलाउ नहीं है रिक्शा, टैक्सी, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था ही कर रखी थी, बसेस चलाने की थी या फिर जो रिक्शा चलाने थे, वो सारी व्यवस्थाएं मकर संक्रांति के दिन पता लग गया शाही स्नान में सारी ध्वस्त हो चुकी थी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि ना तो रिक्शा चलने की जगह थी ना बसेस चलने की जगह थी। तो आप दिमाग में यही सोच के जाना है कि लगभग आपको 4 से 5 किलोमीटर तो आपको पैदल जाना पड़ेगा संगम तक पहुँचने के लिए। अगर आप नॉर्मल डेज़ में आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 किलोमीटर तक आपको रिक्शा मिल जाएंगे, उसके बाद 2 या 3 किलोमीटर फिर भी आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेला क्षेत्र लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ एक पूरा क्षेत्र है जहाँ पे ये गाड़ी अलाउ नहीं है। और अगर आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं या खुद की कार से या ऐसे आ रहे हैं तो लगभग
जो पार्किंग है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर बाहर की तरफ पार्किंग कर दी जाएगी और वहाँ से आपको ऑटो लेके पहुँचना पड़ेगा। फिर भी आपको 4 से 5 किलोमीटर पैदल तो चलना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्नान आराम से करना चाहते हैं तो आप शाही स्नान के दिनों में मत आइए, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको कि आप ढंग से स्नान भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि शाही स्नान के दिन ही स्नान करने से आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य आपको लगभग हर दिन बराबर ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होने वाले हैं जिस दिन शाही स्नान होगा। अगर किसी को यही है कि मेरे को शाही स्नान वाले दिन ही स्नान करना है तो वो दिन कौन कौन से होने वाले हैं। तो ऐसे देखा जाए तो महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है और ये अराउंड 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगी। महाशिवरात्रि के दिन इसका लास्ट स्नान होने वाला है। तो फर्स्ट शाही स्नान की बात करें तो वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हो चुका था। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी के दिन मौनी अमावस्या के दिन पड़ने वाला है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको मौनी अमावस्या के दिन नहीं जाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। तो आपको उस दिन बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर फिर भी जाना ही है तो आप मौनी अमावस्या के दिन जा सकते हैं। तीसरा शाही स्नान पड़ेगा बसंत पंचमी के दिन और चौथा शाही स्नान होने वाला है 12 फरवरी को और इसका जो आखिरी स्नान होगा वो महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होने वाला है। तो अब आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं कि किस किस दिन आपको कौन सा स्नान करना है। अब बात आती है कि क्या नॉर्मल लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल होने वाला है क्या स्नान को लेके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार गवर्नमेंट ने कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा है। आप जब चाहे तब चाहे अपने हिसाब से स्नान कर सकते हैं। अगर आपको संगम पे स्नान करना है तो संगम पे कर सकते हैं, या फिर जितने भी घाट गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन घाटों पे आप स्नान कर सकते हैं। बस जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन सुबह सुबह 2 से 3 घंटों के लिए नॉर्मल लोगों को स्नान नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो अखाड़े वाले साधु होते हैं या नागा साधु जो होते हैं वो स्नान करते हैं। वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, पूरे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ उनकी पूरी सवारी आती है, जैसे भाले, तलवारें, ये त्रिशूल, ये सब लेके आते हैं वो। तो उस टाइम कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इस वजह से 2 से 3 घंटों के लिए नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है शाही स्नान के दिन। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आप जहाँ भी चाहे वहाँ स्नान कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको घाट से संगम तक कैसे पहुँचना है। तो घाट से संगम तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट ने नावें चला रखी है। गवर्नमेंट की तरफ से नावों के रेट फिक्स होते हैं, लगभग 100 से 150 रुपये से कुछ रेट लेंगे और वो आपको संगम, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देंगे। तो आप वहाँ जाके संगम पे जाके भी स्नान कर सकते हैं। अगर आपको संगम पे नहीं जाना है तो आप चाहे तो उन घाट में से किसी भी घाट पे स्नान कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप संगम पे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। आप किसी भी घाट पे स्नान कर सकते हैं। वो पूरा एरिया संगम क्षेत्र ही कहलाता है। वो तो अभी पानी कम होगा इसलिए वो थोड़ा सा एरिया है, और जब भी बारिश का सीज़न आता है तो वो उस पूरे एरिया में संगम का पानी इकट्ठा हो जाता है। वो पूरा एरिया संगम क्षेत्र ही कहलाता है। तो आप कहीं भी स्नान करें आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि आपको वहाँ पे कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था मिलने वाली है, कोई वॉशरूम की व्यवस्था मिलने वाली है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे अच्छे से चेंजिंग रूम या वॉशरूम की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, क्योंकि जो उसमें कुछ फीमेल्स भी होंगी जो वहाँ पे स्नान करेगी, तो उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, वॉशरूम्स की व्यवस्था है। या फिर कोई ऐसे पर्सन भी होंगे जो एक ही दिन में अपना ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, स्नान करना चाह रहे होंगे और वापस निकलना चाह रहे होंगे, उनके लिए भी चेंजिंग रूम की व्यवस्था वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बट सवाल ये है कि अब वॉशरूम कितने साफ़ मिलते हैं, कितने अच्छे मिलते हैं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि इतने लोग आएंगे। कुछ लोग सफाई रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि अब आपको वहाँ पे वॉशरूम कैसे मिलेंगे। अब सबसे मेन जो इश्यू आता है, सबसे मेन जो कंसर्न आता है लोगों का, वो ये है कि वहाँ पहुँच तो गए, स्नान भी कर लिया या नहीं किया, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था होने वाली है। क्या हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी कहीं पे, क्योंकि लोगों के बीच में ये भी भ्रांतियाँ फैल रही है कि वहाँ पे जो टेंट सिटी बनी हुई है वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। क्या ये सही बात है। लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। मैं आपको जो बताऊंगा वो सबसे अच्छा तरीका है ये कि आप जिस रेलवे स्टेशन पे पहुँचें उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आप, अगर होटल मिलती है तो होटल ले लीजिए, कोई होम स्टे मिल रहा है तो होम स्टे ले लीजिए, कोई आश्रय स्थल मिल रहा है तो आश्रय स्थल ले लीजिए, कोई डॉर्मेट्री मिल रही है तो डॉर्मेट्री ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से संगम ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी, तो आपको वहाँ आराम से रूम मिल जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो मारामारी जो चल रही है वो मेला एरिया में जो आश्रय स्थल है या फिर जो भी बने हुए हैं वहीं पे चल रही है। लोग बाहर कहीं रुकना ही नहीं चाह रहे, तो आपको वहाँ ईजिली मिल जाएगा। मैं सबसे अच्छा तरीका यही मान रहा हूँ फ़िलहाल। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मेला क्षेत्र में आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहाँ पे आपको बेड मिल जाए। बट जिस दिन शाही स्नान होगा ना उस दिन वो बिल्कुल फुल मिलने वाला है। और नॉर्मल दिनों में भी खाली मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारे लोग वहाँ मेला क्षेत्र में ही रुकना चाह रहे हैं। तो वो आश्रय स्थल लगभग हमेशा तो आपको फुल ही मिलेगा। बट आपकी किस्मत है, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो बेस्ट है। तीसरा तरीका है गवर्नमेंट की जो टेंट सिटीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो, बट वो मेला क्षेत्र से इतनी बाहर की तरफ है कि वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर बाहर की तरफ हो जाती है। तो अगर आप सुबह 10 से 12 किलोमीटर उठ के मेला क्षेत्र में आएंगे तो आपको आते आते वहाँ तक दोपहर हो जाएगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा मिलने वाली है आपको कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5-6 घंटे आपको लग जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है। बट अगर आपको रुकना है तो आप गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई टेंट सिटी में भी रुक सकते हैं। अगला तरीका है IRCTC की तरफ से बनाई गई डॉर्मेट्रीज़। उसमें भी आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग करके अपने लिए बेड रिज़र्व कर सकते हैं। उसमें 1500 से 2000 में आपको बेड मिल जाएगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला तरीका है, अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी अलाउ कर रखा है लग्जरियस टेंट लगाने के लिए। तो आप अगर चाहें तो उन टेंट में भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। बट वो जो उसका जो रेंट होगा लगभग 15,000 से लगा के 30,000 40,000 तक जाता है। अगर आपके पास है इतना खर्चा करने का तो आप चाहे तो वहाँ भी अपने लिए टेंट बुक करवा सकते हैं। बट मैं कॉमन लोगों के लिए यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते ही आप अपने लिए रूम डॉर्मेट्रीज जो मिले आप अपने लिए बुक कर लीजिए, और वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, बहुत सारे होटल्स चला रखे हैं, बहुत सारे होम स्टेज बना रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है। तो खाने पीने की अगर व्यवस्था की बात करें तो मेला क्षेत्र में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बहुत सारी छोटी छोटी होटलें मिल जाएंगी। और अगर आपको उनमें नहीं खाना है तो जो अखाड़ा क्षेत्र बना हुआ है, जो साधु संतों ने जो अखाड़ा क्षेत्र बना रखा है, उसमें पूरे में लंगर चलते रहते हैं। वो कॉमन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और जो संगम का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ होटलें नहीं देखने को मिलेगी, बस छोटी मोटी चाय की अगर थड़ी मिल जाए या रेडी मिल जाए तो मिल जाएगी। बस आपको खाने पीने का उस मेला क्षेत्र में ज़रूर मिल जाएगा, और आप चाहें तो लंगर में भी खा सकते हैं। तो खाने पीने को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो पहला शाही स्नान हुआ था उसके बाद लोगों की ये शिकायतें थी कि हमें संगम क्षेत्र तक जाने नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले शाही स्नान में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग आ चुके थे। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि गवर्नमेंट को उस एरिया को ही बंद करना पड़ गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ जाके स्नान करेंगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा। आप गवर्नमेंट ने जितने भी जो घाट बना रखे हैं, आप वहाँ जाके भी अगर स्नान करते हैं तो आपको बराबर पुण्य मिलेगा। वो पूरा संगम क्षेत्र में ही आता है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी विंटर सीज़न चल रहा है, तो ठंड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक पे है अभी। बट जो गर्म एरिया से लोग आ रहे हैं वो अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है ठंड को लेके। तो आपको क्या करना है कि ठंड के हिसाब से अपने लिए कपड़े भी रखने हैं और एक छोटी कंबल भी अपने साथ रखनी है, ताकि अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आप रात निकाल सको। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने पास खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर रखनी है, जैसे बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई या ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी ज़रूर रखना है, क्योंकि वहाँ आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है, तो पानी भी अपने साथ रखना है और कुछ खाने की चीज़ें भी अपने साथ रखनी है। नेक्स्ट, अगर आप वहीं मेला क्षेत्र से ही वापस निकल के अगर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले उस मेला क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि वो आपको 4 से 5 किलोमीटर कवर करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और ऐसा नहीं होगी आप अपनी ट्रेन मिस कर दो, तो आपको बहुत पहले ही उस मेला क्षेत्र को छोड़ देना है। एक मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप उस अखाड़ा क्षेत्र में भी ज़रूर घूमें और साधु संतों से भी आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपको नॉर्मल दिनों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे जाके बात भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देश और दुनिया से करोड़ों लोग आएंगे, तो आपको गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई गई है उनको फॉलो करना है। और जो भी व्यवस्था कर रखी है ना,
उसको आपको फॉलो करना है और उस मेला क्षेत्र को, उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है। कोई धक्का मुक्की नहीं करनी है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं मचानी है, किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव आपको नहीं करना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप वहाँ श्रद्धा भाव से जा रहे हैं तो आप उसी श्रद्धा भाव से वहाँ स्नान करिए, खुद भी करिए और लोगों को भी करने दीजिए। सारी व्यवस्थाएं बना के रखिए। एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण छोड़ के ज़रूर आइए। तो साथियों, ये था पूरा डिटेल वीडियो प्रयागराज संगम के लिए कि आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ कैसे रहना है, आपको क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और फॉलो ज़रूर कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस बार संगम में स्नान करने कौन कौन जाने वाला है। अगर कोई जाके आ चुका है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।